नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा और आप देख रहे हैं इंडिया हेल्थ न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी। आइए हम जानते हैं, सर से बात करते हैं कि उनको इलेक्शन को लेकर 2024 का क्या कहना है। सर 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, तो सर उसमें क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव होने देगा या ईवीएम से ही कराएगा? चुनाव आयोग अगर ईमानदारी से काम करता तो ईवीएम का नाम ही नहीं लेता, वो खुद ईवीएम को बैन कर देता, क्योंकि वो ईवीएम का नाम बार बार ले रहे हैं, ईवीएम को के लिए जिद बार बार कर रहे हैं। ईवीएम के लिए चुनाव की घोषणा, जो दिनों की घोषणा करनी थी, चुनाव का शेड्यूल घोषित करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सबसे पहले 6 मिनट के पूरा भाषण उन्होंने दिया ईवीएम के बारे में, शेरो शायरी पढ़ी। इस बात से लगता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है और वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। सर जो पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी थे, जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा राष्ट्रपति जी को दिया गया और 24 घंटे के अंदर स्वीकार भी कर लिया गया। तो सर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या उन्होंने किसी के दबाव में आके इस्तीफा दिया? देखिए, हम लोग जो अंदाजा लगा सकते हैं और वो एक अच्छा अंदाजा माना जा सकता है, वो ये है कि अरुण गोयल जी जो मोदी जी के सबसे खास व्यक्तियों में से एक थे, उनको 24 घंटे के अंदर ही बनाया गया था। तब भी उन्होंने अपना वारंटी टाइम लेके 24 घंटे के अंदर बने भी थे, 24 घंटे के अंदर हटाए भी। उनके मन के ऊपर, उनके ऊपर मानसिक दबाव हो सकता है देश की जनता का जो आंदोलन चल रहा था ईवीएम का, उससे, या उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही होगी कि वो मोदी जी के इतने क्लोज होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके मन में देशभक्ति की भावना थी जो जागी, और उन्होंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी, मैं कान पकड़ता हूं, मैं देश की जनता के साथ, देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, इतना बड़ा देशद्रोह मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो उन्होंने इस देश के साथ इतना बड़ा देशद्रोह ईवीएम का करने से इनकार किया और देशभक्ति का अपनी जो थोड़ी बहुत उनके अंदर थी उसका सबूत दिया और इस्तीफा दिया। तो जिस व्यक्ति के अंदर लेश मात्र भी देश के प्रति प्रेम होगा, संविधान के प्रति प्रेम होगा, जो लेश मात्र भी ईमानदार होगा, वो मोदी जी की कोई बात नहीं सुनेगा, मोदी जी और अमित शाह जी के किसी दबाव में नहीं आएगा, वो भारत के संविधान की रक्षा के लिए कभी ना कभी तो खड़ा हो ही जाएगा। सर संविधान, बीजेपी सरकार तो हर रोज संविधान बदलने का प्रयास कर रही है, सर उस पर आपका क्या कहना है? तो यही तो है इनकी गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत। हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? सबसे ज्यादा इन्हीं की खिलाफत क्यों करते? क्योंकि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये बाबा साहब के द्वारा जलाई हुई मनुस्मृति को दोबारा लाना चाहते हैं, संविधान जला के। सर ये जो बीजेपी सरकार ने अभी हाल ही में सीएए लागू किया है, तो सर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? उनको ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि सीएए नागरिकता संशोधन लाया जा सके, बिल लाया है? देखिए, आरएसएस और बीजेपी का, मोदी जी का और अमित शाह जी का एक बहुत ही खास तरीका है। जिस व्यक्ति की उनको गला काटना होता है ना, जिसका, उसको अपने पक्ष में करने की उनको कला आती है कि धोखा देके, धोखाधड़ी करके, अपने पक्ष में करके व्यक्तियों का गला काटते हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ, जिस भी ग्रुप के साथ वो कोई ऐसा नाटक कर रहे हो कि हम उनका भला चाहते हैं, उस ग्रुप को, उस व्यक्ति को एकदम चाक चौबंद हो जाना चाहिए, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी का हो या बाहर की पार्टी का हो। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी तो मोदी जी के गुरु थे, तो उनके साथ कितनी बड़ी क्या काम किया मैं उसमें जाना नहीं चाहता, और एक के बाद एक एग्जाम्पल है। तो अभी ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, खासतौर पे बंगाल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमदर्दी में बता रहे हैं कि हम ये कानून लाए हैं, लेकिन ये उन्हीं का सबसे बड़ा नुकसान करने का कानून है। उनकी नागरिकता के हक जो उनके पास आज है वो छीनने की साजिश है। देखिए, सीएए में कोई भी व्यक्ति अगर अप्लाई करने जाएगा तो उसको पहला काम क्या करना होता है? जैसे ये मैं वेस्ट बंगाल के जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई जो 1.5 करोड़ बताए जाते हैं, उनके बारे में बताऊं। आज उनके पास वोटिंग के राइट्स है, वो वोट देते हैं। आज उनके पास प्रॉपर्टी खरीद के, उनके पास प्रॉपर्टीज है। आज उनके पास पासपोर्ट है। आज उनके पास नौकरियां हैं। उनके पास सभी कुछ तो है, नागरिकता के सब कुछ उनके पास है। लेकिन सीए में किसी को अगर अप्लाई करना पड़ेगा, अगर किसी को
अप्लाई ही करना पड़ेगा, यानी कि दरखास्त देनी पड़ेगी। तो उसको पहले क्या बताना पड़ेगा कि मैं देश में इलीगल गैर कानूनी रूप से घुसा हुआ घुसपैठिया, यानी कि वोट देने का अधिकार तुरंत छिन गया, प्रॉपर्टी तुरंत छिन गई, एक डिग्री तुरंत छिन गई, नौकरी तुरंत छिन जाएगी। तो वो तब उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं घुसपैठिया हूं। तो नागरिक ही अपने आप को घुसपैठिया बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं धोखा देके। अब जब अगर नागरिकता लेनी है उसको 6 साल बाद जाके मिलेगी नागरिकता। ये देख लीजिए क्या फ्रॉड कर रहे हैं हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के साथ मोदी जी और अमित शाह जी। तो उसको फिर क्या दिखाना पड़ेगा कि मैं जो हूं मैं मुसलमान नहीं हूं। कैसे कोई साबित कर सकता है मैं मुसलमान नहीं हूं? आप मुझे बता दीजिए। ये जो मुसलमानों को बाहर रखा है ना, वरना कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, कोई भी यार नागरिकता ले ले, मुसलमान तो आएगा ही कौन, जैसा इनका कहना है। मजहबी रूप से प्रताड़ित ही क्यों होगा कोई मुस्लिम देशों में? यही तो लॉजिक रखा है ना इन्होंने, ना कोई प्रताड़ित होगा ना आएगा, तो मुसलमान तो आएंगे ही नहीं। अब नहीं आएंगे तो जो आएंगे वो नॉन मुस्लिम होंगे, और उनसे पहला ही सवाल ये कहेंगे कि आप बताओ जी आप कैसे मुस्लिम नहीं हो? कैसे बताएगा कोई? कागजात दिखाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के। उन कागजातों को सत्यापित कौन करेगा कि असली कागजात हैं नकली कागजात? मोदी जी करेंगे या वहां की गवर्नमेंट करेगी जिन्होंने उनको प्रताड़ित करके निकाला ही है? तो आप बताइए किसी को नागरिकता मिल जाएगी? वो तो यही नहीं बता पाएंगे आप मुस्लिम नहीं है। फिर दूसरी बात, उनको धार्मिक वजह से प्रताड़ित किया गया था, इसकी क्या वो वीडियोग्राफी करके लेके आएंगे मोदी जी को दिखाने के लिए? उसका कौन सा सबूत होगा भाई? कोई सरकार जो इस प्रकार की प्रताड़ना करती है वो उसके सबूत छोड़ती है क्या? तो नागरिकता तो एक को भी नहीं मिलेगी, बल्कि जिनकी नागरिकता है वो छीनने का काम है। सीए एनआरसी तो बिल्कुल इसमें अप्लाई नहीं करते। इसीलिए सबसे पहले सीए के खिलाफ असम में प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में भी, अभी भी सबसे ज्यादा सबसे पहले प्रोटेस्ट असम में हो रहे हैं, क्योंकि वहां के जो ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो इसका। तो अभी हमने महमूद प्राचा सर को सुना, उन्होंने कहा कि कैसे हमारे हकों की चोरी हो रही है, कैसे इलेक्शन ईवीएम के द्वारा हमारे वोटों को चुराया जा रहा है, कैसे ये सरकार ईवीएम के घोटाले पर लगातार जीतती आ रही है। आपसे गुजारिश है कि आप अपना मतदान अपने अधिकार को पहचान कर करें।